नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, अंजनी और आयुष। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जहां पर भारतीय और जापानी समुदाय ने शास्त्रीय नृत्य और लोकगीतों के साथ उनकी अगवानी की। जापानी नागरिकों ने राजस्थानी परिधान में लोकगीत प्रस्तुत किए, जबकि बाकियों ने मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे नृत्यों से भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया। शरणजान दारुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को जापानी दारुमा गुड़िया भेंट की। मोदी ने इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक जड़ों के प्रति प्रतिबद्धता और जापानी समाज में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसने भारत जापान के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक, बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए भारत की आर्थिक प्रगति पर जोर दिया और कहा कि भारत में आज राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता और पूर्वानुमानशीलता के चलते हुए और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने जापानी कंपनियों द्वारा पिछले 2 वर्षों में भारत में $13 अरब के निवेश की बात कही, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग को दिखाता है। जापान के प्रधानमंत्री शिबिरू इशिबा ने भी भारत जापान सहयोग पर बल दिया। जापान की उन्नत तकनीक और भारत की उत्कृष्ट प्रतिभा एक दूसरे की पूरक हैं, जिससे हमारे आर्थिक संबंधों का नाटकीय विस्तार हो रहा है। कई जापानी कंपनियां मेक इन इंडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हमारी कंपनियों के बीच नए सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भारत में अपने निवेश को आगे बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने। और देखिए, इसी बीच में ये लाइव तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो में इस वक्त मौजूदगी की, जहां पर एक तरफ भारत में जापान का $13 अरब का निवेश है, तो कैसे भारत और जापान की पार्टनरशिप को जो प्रतिनिधि मंडल इस वक्त मौजूद है, इस पर चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही विक्रम मिस्री आपको उस तरफ दिखेंगे, इधर अजित डोभाल आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जापान का डेलीगेशन मौजूद है। चर्चा हो रही है, कई अहम समझौते जिस पर बातचीत और समझौतों पर हस्ताक्षर इस दौरान होने हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, न सिर्फ व्यापार के लिहाज से बल्कि ऊर्जा साझेदारी, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, कैसे दोनों देश पार्टनरशिप के साथ, सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इसी को लेकर होनी है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं और ये 2 दिवसीय दौरा, जहां पर 8वीं बार जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री से अलग अलग मंचों पर मुलाकात जरूर नरेंद्र मोदी की हुई है, लेकिन जापान में पहुंचते हुए ये पहली मुलाकात उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद है। बीते 1400 सालों का रिश्ता भारत और जापान का किस तरीके से नई ऊंचाइयां छू रहा है और खास तौर से 2014 के बाद दोनों देशों के बीच निवेश लगातार बढ़ा है कई मौकों पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की तरफ से लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमैटिकली बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ भारत जहां चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी निवेश के साथ भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत और जापान अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं और जापान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे चाइना, जहां पर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन समिट में शामिल होंगे। एससीओ समिट का वो हिस्सा बनेंगे और इससे ठीक पहले जापान में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जहां पर कई अहम समझौतों पर चर्चा और उसके बाद हस्ताक्षर।
तो भारत और जापान के बीच सालों पुरानी साझेदारी रही है और इस साझेदारी को और मजबूत करती हुई तस्वीरें इस समय टोक्यो से मिल रही है, जहां पर प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री मोदी इस समय टोक्यो में मौजूद हैं। भव्य स्वागत की तस्वीरें भी आज सुबह देखने को मिली। पारंपरिक रूप से जो भारत की परंपरा है उसकी पेशकश वहां पर की गई और प्रधानमंत्री मोदी इस समय टोक्यो में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी व्यापारिक नेताओं से भी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया, जिसमें सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, बैटरी, रोबोटिक्स और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर फोकस किया गया। उन्होंने भारत को प्रतिभाओं का केंद्र और जापान को तकनीकी पावर हाउस बताते हुए दोनों देशों के सहयोग से वैश्विक तकनीकी क्रांति की बात भी कही। ये साझेदारी न केवल भारत और जापान बल्कि ग्लोबल साउथ और विशेषकर अफ्रीका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत जापान के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में बेहद अहम है। जापान की तरफ से अगले 10 वर्षों में भारत में 68 अरब डॉलर के निवेश की योजना की चर्चा है, जो 2022 के 5 ट्रिलियन येन के लक्ष्य से लगभग 2 गुना है। ये निवेश सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में होगा। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होंगे। पीएम मोदी की 8वीं जापान यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी बखूबी बयां करती है। तो एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता इस वक्त जारी है। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वार्षिक शिखर सम्मेलन और साथ ही भारत और जापान के बीच जो संबंध रहे हैं, राजनयिक संबंध, उनको भी एक लंबा समय बीत चुका है और ऐसे में ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री का टोक्यो में भव्य स्वागत हुआ और इस स्वागत के साथ ही जो जरूरत है और खास तौर पर ब्रिक्स देशों में, जहां पर भारत की मजबूत पैठ, साउथ एशिया में भारत की मजबूत होती आवाज और अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ, कैसे उसका तोड़ निकलेगा, कैसे भारत अपने विकल्पों को मजबूत कर रहा है, ये जापान और चीन के दौरे में देखने को प्रधानमंत्री की तरफ से मिलेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक काउंटर निकालना डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के ऐलान के बाद भारत के लिए बहुत जरूरी है। व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, निवेश को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे नौकरियों का सृजन लगातार होता रहे, इस बात को भी मेक श्योर प्रधानमंत्री को करना है। और उस लिहाज से भी जापान का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं और अभी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसके बाद बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी, जिसकी पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है, उसे दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना एक वायरल वीडियो के बाद सामने आई, जिसमें रिजवी ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और मर्यादा का अपमान बताया। महागठबंधन के नेताओं के मंच से जिस तरीके का शब्द, अपमानजनक शब्द, वो भी कहना गलत होगा, गाली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी माता जी जो नहीं रही, उनकी माता जी के लिए गाली गलौज करना माइक से, उस मंच से, इससे शर्मनाक और दुखद नहीं हो सकता है। इस मामले ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शन के दौरान डंडे और पत्थर का इस्तेमाल किया गया, कई कार्यकर्ता घायल हुए।
बीजेपी ने इसे कांग्रेस और आरजेडी की नीच राजनीति करार दिया, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर उसके कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। ये झड़प बिहार की राजनीति में तनाव को और बढ़ा रही है। बिहार के राज्यपाल ने भी इस मुद्दे को उठाया है। मैं मानता हूं कि अमर्यादित भाषा जिस हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी स्वीकार्य नहीं है, तो सार्वजनिक जीवन में कैसे स्वीकार्य हो सकती है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये लोक लाज का सिद्धांत जिसके सहारे लोकतंत्र चलता है उसको ये नुकसान पहुंचाने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अत्यंत अशोभनीय बताया। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। नीतीश ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे बिहार की संस्कृति के खिलाफ बताया। बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की, जबकि कांग्रेस ने दावा किया है कि रिजवी उनका आधिकारिक कार्यकर्ता है ही नहीं। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और बिना नाम लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां माहौल खराब करती हैं और नेताओं को ऐसी भाषा से बचना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने सभी दलों से संयम बरतने की अपील की। इस घटना ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया, जिसमें बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है।